हेलो। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं स्टूडेंट्स आप सभी लोग? जवाब दो आप हमें। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बढ़िया लग रहा है स्टूडेंट्स आपको? स्टूडेंट, आज की जो क्लास है वो बहुत ज्यादा शानदार है। आज मैं आपको एक इंपॉर्टेंट थ्योरम बताऊंगा, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। उससे पहले मेरे प्यारे भाई हमको यहां पर कुछ चीजें पढ़नी है, वो देखते हैं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। चलो, क्या जबरदस्त लग रहा है? कल मैंने आपको कोसाइन रूल साइन रूल पढ़ाया था। साइन रूल कोसाइन रूल पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए, पर कोई बात नहीं। कोसाइन रूल कल पढ़ाया था ना, सवाल करवाए थे मैंने। अब आगे चलते हैं, ठीक है जी। हाँ बिल्कुल, सीडीएस का मैथ एकदम कवर होगा, आप सीडीएस के सवाल आसानी से कर पाओगे। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे प्यारे भैया। सीवियन, सीवियन, सीवियन। अब सीवियन क्या होता है मेरे प्यारे भैया? जैसे हम कोई भी ट्राइंगल बना ले मेरे प्यारे भैया, आप कोई भी ट्राइंगल बना लीजिए। मैंने आपके सामने ट्राइंगल बनाया ए बी सी, ए बी सी। तो सीवियन का मतलब होता है ट्राइंगल में किसी भी भुजा के पॉइंट को, कोई भी पॉइंट, किसी भी भुजा के पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है मेरे प्यारे भाई, ये जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं सीवियन। क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग सीवियन बोलते हैं। सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। ट्राइंगल में किसी भी साइड के पॉइंट को, त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी भी भुजा को ले लीजिए, उसके किसी भी पॉइंट को मेरे दोस्तों अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन सीवियन कहलाती है। यानी कि सीवियन को हिंदी में सीवियन ही कहते हैं। सीवियन की कोई हिंदी नहीं है, हिंदी में इसको सीवियन ही कहते हैं। ठीक है जी। जो बच्चे हिंदी में कह रहे हैं वो सीवियन ही लिखेंगे। इसकी हिंदी इतनी भयंकर है, मैं बताऊंगा तो आप कहोगे सर इंग्लिश ही ठीक है। ठीक है जी, तो वो छोड़ो आप। तो सीवियन का मतलब है, सीवियन, सीवियन का मतलब त्रिभुज की भुजा के किसी भी बिंदु को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाली लाइन सीवियन कहलाती है। यानी कि माध्यिका, मीडियन भी एक टाइप की सीवियन है, एंगल बाइसेक्टर भी एक टाइप की सीवियन है, एल्टीट्यूड भी एक टाइप की सीवियन है। देखो बच्चे, तुम यार बहुत टाइम वेस्ट करवाते हो। जितना मैं बोलता हूं केवल उतना सुना करो, उतना समझा करो, बाकी सब इग्नोर कर दिया करो। व्हाट इज डिफरेंस फ्रॉम एंगल बाइसेक्टर? यस, तुमने मेरी बात को सुना ही नहीं। मैंने क्या बोला? आप लोग बात को सुनते ही नहीं हो, परिभाषा की गहराई को नहीं समझते हो कि परिभाषा की गहराई क्या है। परिभाषा की गहराई यह है कि ट्राइंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में की भुजा के किसी भी बिंदु को, किसी भी बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन सीवन कहलाती है। हम आपके सामने ट्राइंगल बना लेते हैं। हमने आपके सामने दोस्तों ट्राइंगल बना लिया ऐसे, और आप कोई भी लाइन खींच दो, ये भी सीवियन है, 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 ये सब सीवियन है। साइड को अपोजिट वर्टेक्स से मिला दो, सारी एनी रैंडम लाइन सीवियन कहलाती है। जबकि एंगल बाइसेक्टर एक स्पेशल लाइन है, वो भी एक टाइप की सीवियन होती है मेरे प्यारे भाई। मीडियन भी एक टाइप की सीवियन होती है, एल्टीट्यूड भी एक टाइप की सीवियन होती है। ठीक है ना? तो जितनी मैं परिभाषा बोल रहा हूं उतनी ही बात समझो। ठीक है दोस्त? आप सुनते नहीं है, समझते नहीं है बातों को। हमने क्या बोला? हमने बोला कि दुनिया में आप कोई भी त्रिभुज बना लो, त्रिभुज की किसी भी भुजा के किसी भी बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन सीवियन कहलाती है। सीवियन, ए बी सी। ओके, अगर मैं आपसे कहूं मीडियन क्या होता है, तो मीडियन होता है किसी भुजा के मध्य बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन, ये लाइन मीडियन कहलाती है, ये लाइन माध्यिका है। तो बेसिकली मीडियन भी एक प्रकार की सीवियन है, मीडियन भी एक टाइप की सीवियन ही होती है।
ठीक है ना। चलो, जैसे बच्चों हम घर बनाते हैं, घर लकड़ी का भी बनता है, घर मिट्टी का भी बनता है, घर ईंट का भी बनता है, मार्बल का भी बनता है। तो घर तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन है तो सब घर ही ना, है तो सारे घर ही ना। ऐसे ही भाई सीवन की परिभाषा क्या है कि भुजा के किसी भी बिंदु को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाने वाली लाइन सीवन कहलाती है। अब सीवन भी कई तरह की होती है, जैसे माध्यिका एक सीवन है, एंगल बाइसेक्टर भी एक सीवन है, हाइट भी एक टाइप की सीवन ही होती है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। नाउ पेपर में कभी कभी सवाल आ जाता है सीवीएन की लंबाई निकालने के लिए। ध्यान से सुनेगा सभी लोग, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डाल देंगे बच्चों स्टुअर्ट्स थ्योरम। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्टुअर्ट्स थ्योरम, स्टुअर्ट्स थ्योरम। अब हिंदी में इसको स्टुअर्ट थ्योरम ही लिखेंगे। स्टुअर्ट उस मैथमेटिशियन का नाम है जिन्होंने थ्योरम दी थी। ठीक है भाई। चलिए, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, सीधा आपको इसका जो है स्टेटमेंट याद रखना है कि प्रूफ तो बाद की बात है, आप स्टेटमेंट याद रख लो, ये बड़ी चीज है। कहां इस्तेमाल होता है स्टुअर्ट थ्योरम? सीवीएन की लंबाई निकालने में इसका इस्तेमाल होता है, सीवीएन की लंबाई निकालने में। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं कि ये है क्या बच्चों। हम आपके सामने स्टूडेंट एक त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से, मैं आपके सामने मेरे प्यारे भी एक ट्राइंगल बनाता हूं इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, और ये इस ट्राइंगल किस तरीके से एक सीवीएन बन गई, ये इस ट्राइंगल किस तरीके से एक सीवीएन है। हमने आपके सामने ट्राइंगल बनाया है ए बी सी। ठीक है भाई, और ये सीडी क्या है, इसकी एक सीवीएन है सीडी। ठीक है बच्चे, वर्टेक्स ए के सामने की साइड को स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने की साइड को स्मॉल बी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी स्मॉल सी, वर्टेक्स सी के सामने की साइड को स्मॉल सी। ठीक है बच्चों, ये जो बी से डी तक की लेंथ है ये एम है, और डी से ए तक की ये जो लेंथ है एन है। ये कितना है एन। और सीडी मेरे दोस्तों इस ट्राइंगल की जो है एक सीवीएन है, एक प्रकार की सीवीएन है। और मेरे प्यारे भाई मैंने इसकी लंबाई को एक्स मान लिया कि माना सीडी की जो लंबाई है वो एक्स है। ठीक है ना। तो त्रिभुज की किसी सीवीएन की लंबाई निकालने के लिए स्टुअर्ट थ्योरम का इस्तेमाल होता है। स्टुअर्ट थ्योरम का हमने इसको एक्स मान लिया मेरे प्यारे भाई। ठीक है बच्चे, कोई परेशानी नहीं है। तो मेरे प्यारे भी आपके सामने त्रिभुज एबीसी है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। इस ट्राइंगल की स्टूडेंट आपको तीनों ही भुजाएं दी हैं एबीसी। ये सीवीएन खींची गई है, ये सीवीएन जो है भुजा एबी के दो टुकड़े कर रही है भाई, इसकी लंबाई एम है, इसकी लंबाई एन है। ठीक है ना। अब स्टुअर्ट थ्योरम क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को समझिएगा। ठीक है ना। केवल अगर आप इसका स्टेटमेंट भी याद रख लो, बड़ी कृपा होगी आपकी। प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, ना ही उस पर कोई सवाल बनने वाला है कभी। एक्स स्क्वायर बराबर ए बी प्लस एम एन, नहीं, आप गलत कह रहे हैं। ठीक है जी। चलिए, क्या है मेरे प्यारे भाई, इसकी मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों होगी यहां पे ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होगी, ए स्क्वायर एन, ए स्क्वायर एन, ए स्क्वायर एन, ए स्क्वायर एन प्लस ए स्क्वायर एन। समझ में भाई, आपको इसका स्क्वायर करना है और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है भाई। फिर देखो आपको इस बी का स्क्वायर करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है इसमें, इसकी मल्टीप्लाई करनी है बच्चों इसमें, प्लस बी स्क्वायर एम, प्लस बी स्क्वायर एम बराबर बराबर ये सीवीएन की लंबाई है एक्स, बराबर एक्स स्क्वायर। आपको सीवीएन का स्क्वायर करना है एक्स स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई करनी इस तीसरी भुजा में, इस तीसरी भुजा बची है सी, एक्स स्क्वायर सी प्लस प्लस, फिर आपको मल्टीप्लाई करनी इन तीनों की, एम की, एन की और सी की, एम एन सी, एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी मेरे प्यारे भाई। तो ये है स्टुअर्ट थ्योरम का स्टेटमेंट, ये कोसेन रूल से निकल के आता है। ठीक है भाई, उसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ये रिजल्ट याद रखना है। ठीक है बच्चों, मैं प्रूफ कितना भी समझा दूं आपको कभी जिंदगी में याद नहीं रहने वाला है। आप
इस स्टेटमेंट को ही याद रख लें, आपकी बड़ी कृपा होगी। ठीक है जी, चलो देखो जल्दी से। ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। सब लोग अपनी कॉपी में इसको उतार लेंगे। अगर आपके पास कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है इस प्रकार से ए बी सी, मेरे प्यारे बच्चों ए बी सी, तीनों भुजाएं आपको दी हैं, उसकी एक सीवन की लंबाई आपसे पूछी गई है, ये लेंथ एम है, ये एन है मेरे प्यारे भाई। तो भाई क्या करना है, ए स्क्वायर एन इसकी यहां गुणा करो ए स्क्वायर एन, बी की यहां ऐसे मल्टीप्लाई करो इसमें बी स्क्वायर एम बराबर, ये सीवन आपको निकालना है एक्स एक्स स्क्वायर सी, फिर एम की एन की और सी की, इन तीनों की गुणा करना है प्लस एम एन सी। ठीक है जी। जितेंद्र कह रहे हैं सर हम सीवन लाइन कैसे पहचानेंगे? इसमें पहचानना क्या है? इसमें पहचानना है ही नहीं, क्या पहचानना है इसमें? ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दी है, सीवन दी है, पूछा है, बस फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला लगाओ, आंसर निकालो, बस। इसमें ना कुछ सोचना, ना कुछ पहचानना, ना कुछ दिमाग लगाना है। ये तो दूसरी क्लास का गणित है। फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला में वैल्यू रख दो, बात खत्म। ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। ठीक है भाई, ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। क्यों नहीं पहचान? अरे पहचानने, क्या पहचानना है बताओ, इसमें पहचानना क्या है? ये कौन वॉर्ड नहीं देगा? ठीक है भाई, ओके। तो आपको स्टेटमेंट याद रखना है अच्छी तरीके से। चलो अब मैं जो है इस पे आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक सवाल मैं आपको करके बताऊंगा, एक मैंने शीट में दिया है उसको आप खुद से करना। ठीक है ना? मैं आपसे इस तरीके से सवाल पूछता हूं आपसे, सभी लोग मुझे इसका आंसर करके बताएंगे, पेपर का ही। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि पेपर में इस पे भर भर के क्वेश्चन आ, तो ऐसा नहीं है। अरे सीवन कैसे भी हो सकते हैं भाई, आप लोग तो ऐसे डाउट लेते हो जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है। आप बातों को बहुत गहराई से नहीं सोचते हो, आप ऊपर ऊपर की बातें सुनते हो। हमने आपके सामने बच्चों एक ट्रायंगल बना लिया इस प्रकार से, ट्रायंगल ए बी सी, ये बना लेते हैं। हमने आपके सामने इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना दिए, ट्रायंगल ए बी सी। कैसे भी बना लो मेरे दोस्तों, ट्रायंगल कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये हमने इसमें खींच दी इस तरीके से एक सीवन, ये मैंने एक सीवन खींच दी। ठीक है भाई, अब ये लेंथ 8 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये डी है। और मेरा सवाल है बताओ सीडी की लंबाई क्या होगी? बस बिल्कुल दूसरी क्लास का गणित है, आपको वैल्यू दी और आपको छोटे बालक की तरह इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और सॉल्व कर लेना है। इतनी सरल बात आप नहीं समझते। आपके पास एक थ्योरम है, थ्योरम का फॉर्मूला है, फॉर्मूला रट लिया, सवाल में वैल्यू रख दी, आंसर निकाल लिए, खुश हो गए। इसके आगे आपको नहीं जानना है, आपको पीएचडी नहीं करनी, आपको लेनी है नौकरी। ज्योमेट्री में पढ़ने के लिए इतना कुछ है कि आप जीवन के 10 साल भी ज्योमेट्री पढ़ते रहो, खत्म नहीं होने वाली, इतना बड़ा है। हर थ्योरम का प्रूफ करने की जरूरत नहीं। मैंने क्या पहली दिन बोल दिया कि ज्योमेट्री में 200 से ज्यादा फॉर्मूले हैं। हर फॉर्मूले का प्रूफ अगर 15-15 मिनट भी करेंगे ना, 15-15 मिनट भी करेंगे, 50 घंटे से ज्यादा हो जाएगा केवल प्रूफ में। पर हम सवाल करेंगे उस पर, ऐसे तो हमारी ज्योमेट्री ही चलती रहेगी 2 सालों तक, बाकी कब पढ़ेंगे? ठीक है, हम उसी का प्रूफ करेंगे जिसकी जरूरत है, जिस पे सवाल बनेंगे। ये थ्योरम है ए स्क्वायर एन प्लस बी स्क्वायर एम बराबर एक्स स्क्वायर सी प्लस एम एन सी। अब यहां पे सवाल है, ट्राइंगल एबी से साइड 8 है, 5 है, 4 है, 3 है, ये C1 है, इसकी लंबाई बताओ, खत्म। ए बी कितना है? ए बी कितना है? बच्चे का डाउट है ए बी कितना है। ठीक है बेटा, सिखा। क्या आप लोग बिल्कुल बुद्धि घर पे रख के आते हो क्या?
अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ए बी आपका 4 + 3 7 नहीं हो जाएगा? 7। कौन सा आटा खाते हो? आटा की कंपनी चेंज करो। आशीर्वाद का खा रहे हो तो पतंजलि का लगवाओ, पतंजलि का खा रहे हो तो फिर आशीर्वाद का लगवा लो। चेंज करो पर कुछ ना कुछ। दूध की कंपनी चेंज कर लो। अमूल का पी रहे हो तो मदर डेयरी लगा लो, मदर डेयरी पी रहे हो तो अमूल का लगा लो। कुछ ना कुछ चेंज करो। ठीक है भाई। हर चीज सजा के नहीं लिखी जाती है, थोड़ा कॉमन सेंस रखना होता है भाई। ये 4 है, 3 है, तो ये भी क्या आएगा? 4 + 3 7। अब हमको यहां से सॉल्व करके ये निकालना सीडी की लेंथ। क्या सिखाया हमने? हर बच्चे का अलग आंसर आ रहा है। आप तो फॉर्मूला में वैल्यू भी नहीं रख पा रहे, आप तो फॉर्मूला में वैल्यू भी नहीं रख पा रहे। बताओ एक्स, मुझे ये लेंथ निकालना है, मुझे लेंथ निकालनी है एक्स। सीडी का मान मैंने एक्स मान लिया, इस निकालना है एंथ। बताइए। अरे इसमें डाउट कहां है? कौन सा डाउट है? बताओ इसमें कौन सा, मुझे ये भी तो बताओ कि कौन सा डाउट आ गया आपको। कुछ कुछ डाउट लायक हो तो सही सामने। कोई रॉकेट लॉन्च छोड़ना हो गया। एक्स का मान आपको निकालना है, सिंपल थ्योरम लगाओ और उत्तर निकाल लो, कोई सोचना नहीं भाई। इसकी गुणा होगी इसमें 8, इसकी गुणा करेंगे इसमें 8 स्क्वायर गुणा 3 ही बताया हमने। 8 स्क्वायर गुणा 3 प्लस भाई इसकी गुणा होगी इसमें 5 का स्क्वायर गुणा 4, ये बताया हमने। 5 का स्क्वायर गुणा 4 बराबर एक्स स्क्वायर सी कितना, ये साइड कितनी है? 7 7 प्लस एमएनसी 4 गुणा 3 गुणा 7 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 7। छोटे बालक की तरह, बिल्कुल दूध पीते बालक की तरह आप वैल्यू रख दो। ठीक है भाई। अब देखो यहां से अपन को केवल कैलकुलेशन करनी है, केवल कैलकुलेशन। अब 8 का स्क्वायर 64, 64 की 3 में गुणा 192। अब 5 का स्क्वायर 25, 25 की 4 में गुणा 100। तो 192 में 100 जोड़ूंगा 292 आ गया। अब ये क्या हो गया भैया? 4 तिया 12 सत्ते 84, 84 इधर आ जाएगा, 84 आ गया और बराबर हो गया जी 7x स्क्वायर। ठीक है जी। अब 292 में से 84 घटाऊंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 208। 208 बराबर 7x स्क्वायर। 7 को नीचे ले आए बटे में, तो 208/7 आ गया एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ से तो x की वैल्यू आ गई अंडर रूट 208/7। ये x का मान आ गया भाई। यही सीवीएन की आपकी लंबाई है। तो सीडी की लंबाई आ गई √208/7 और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात समाप्त। कुछ है ही नहीं सवाल में। रूट में आगे तो नहीं होगा ये सॉल्व, आप इतना ही छोड़ दीजिएगा। बताओ इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है भाई। चलिए तो भाई ये आपके सामने स्टुअर्ट थ्योरम है। ये स्टुअर्ट थ्योरम का स्टेटमेंट मैंने आपको समझा। कहां इस्तेमाल होगा? सीवीएन की लंबाई निकालने के लिए। कहां इस्तेमाल होगा? सीवीएन की लंबाई निकालने के लिए। पता हमारे देश की आधे से जनता, आधे से ज्यादा बालक क्यों खत्म है, क्यों उनकी नौकरी नहीं लग रही? कंपटीशन को पढ़ने का तरीका ही नहीं जानते। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो थ्योरम पता होना चाहिए, अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। थ्योरम कहां लगेगी ये पता होना चाहिए, थ्योरम का इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये चारों चीजें आनी चाहिए। लेकिन बालक का इन चारों चीजों पे ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान है प्रूफ करने में, उसका ध्यान है उल्टी सीधी चीजों में, उसका ध्यान है जबरदस्ती के हाई लेवल के सवाल करने में। क्या थ्योरम याद होनी चाहिए, थ्योरम का स्टेटमेंट पता होना चाहिए, है भाई? ओके, थ्योरम याद होनी चाहिए, थ्योरम का स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए, थ्योरम का यूज करना आपको आना चाहिए, थ्योरम का यूज करना। ठीक है भाई। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करो भाई, ये तो बहुत छोटी कैलकुलेशन है, छोटे छोटे बालक भी कर लेंगे इसको।
छोटे छोटे बालक भी। ठीक है भाई। अब ऐसे ही बिल्कुल हमने सवाल नंबर 24 डाला है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करेगा। इसमें भी आपको C1 की लंबाई ही बतानी है, एक्स ही आपको बताना है, ट्राई करेगा इसको खुद से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला कंसेप्ट बहुत बहुत भाई बहुत ही बेकार, एकदम स्लो बालक हो यार। चले मेरे प्यारे भाई, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे आइसोसेलेस ट्राइंगल। हिंदी वाले भाई लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में स्पेशल केस, समद्विबाहु त्रिभुज का स्पेशल केस, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का स्पेशल केस। बच्चों मैंने आपके सामने एक ट्राइंगल बनाया इस प्रकार से ए बी सी। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ये दो साइड बराबर है, ये दो साइड बराबर है भाई। ये भी स्मॉल ए है तो ये भी स्मॉल ए हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? आप बोलोगे हां जी सर हो गया। ठीक है ना। तो यहां पे साइड ए सी और साइड बी सी सेम है, स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों। अगर हम आइसोसेलेस ट्राइंगल की कोई C1 खींचते, ये मैंने आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया समद्विबाहु त्रिभुज, इसकी मैंने मेरे प्यारे भाई ये C1 खींची, कोई भी रैंडम लाइन खींच दीजिए। C1 का मतलब कोई भी रैंडम लाइन जस्ट खींच दीजिए वर्टेक्स से जो अपोजिट साइड को जाके मिले। तो मैंने इसकी एक C1 खींच दी CD। ठीक है भाई। इसकी लंबाई है मेरे प्यारे भाई x। ओके, आप बोलोगे हां जी सर। ये लेंथ m है और ये लेंथ मेरे प्यारे भाई n है, ये m है ये n है। तो मेरे प्यारे भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर आप C1 खींचते हैं, C1 कहां से खींचेंगे? जहां दोनों बराबर साइड एक दूसरे से मिले, दोनों बराबर साइड यहां पे मिलती है ना, ये BC और AC। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम इंटू एन। अंकुर कह रहे हैं सर पाइथागोरस थ्योरम क्यों नहीं लगा सकते? कहां भैया? 3 4 5। अरे पाइथागोरस तभी तभी तो लगाओगे जब राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्या यहां राइट एंगल ट्राइंगल है? नहीं तो कैसे लगा लोगे? कोई 90 डिग्री का कोण है क्या? नहीं है ही नहीं भाई। पाइथागोरस अपनी मर्जी से गणित में कुछ नहीं कर सकते भाई। ये मिलावटी इतिहास नहीं कि मिलावटी इतिहास में कुछ भी लिख दिया है, ये गणित है। जब कोई 90 डिग्री का कोण है नहीं तो कैसे लगा लेंगे पाइथागोरस थ्योरम? तो भाई हमने आपके सामने बनाया है स्पेशल केस इन आइसोसेलेस ट्राइंगल, समद्विबाहु त्रिभुज का स्पेशल केस। अगर आपके पास एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है, इसकी C1 खींचते हैं तो एक्स स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। भाई ये दोनों साइड बराबर हैं, ये ए और ए बराबर है, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एम एन। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम? देखो ये भी C1, ये भी स्टुअर्ट थ्योरम का ही एक्सटेंशन है, स्टुअर्ट थ्योरम से ही आया है। भाई वर्टेक्स सी के सामने की साइड क्या है? स्मॉल सी। स्मॉल सी क्या आएगा भाई? ये एम है ये एन है, एम प्लस एन। ये तो मतलब है स्मॉल सी का मतलब एम प्लस एन। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही है, स्मॉल सी बराबर एम प्लस एन। भाई वर्टेक्स सी के सामने की साइड को स्मॉल सी कहते हैं और ये एम है ये एन, एम प्लस एन होगा। अच्छा यहां पर वही लगाओ आप यहां पर वही लगाओ मेरे दोस्तों स्टुअर्ट थ्योरम। तो स्टुअर्ट थ्योरम क्या कहती है कि भाई इसकी यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर एन, ए स्क्वायर एन, यही है बताओ? यही तो है भाई। इसकी इसमें गुणा करेंगे ए स्क्वायर एन प्लस भाई इसकी यहां गुणा करेंगे, इसकी यहां पे एम में ए स्क्वायर एम बराबर
एक्स स्क्वायर सी और एम एन और सी की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस एम एन सी, यही हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर यही हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई परेशानी इसमें नहीं। अब यहां से ए स्क्वायर यहां भी है, ए स्क्वायर यहां भी है, तो ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा ना, ए स्क्वायर कॉमन बचेगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा जी, एन प्लस एम बराबर राइट साइड में भाई सी यहां भी है, सी यहां भी है, तो सी क्या आ जाएगा, कॉमन। कॉमन लेना तो आप जानते ही है ना, तो सी कॉमन ले लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एम एन ही बचेगा ब्रैकेट में। आप बोलोगे हां जी सर। और देखो अभी अभी मैंने आपको समझाया कि सी जो है वो एम प्लस एन के बराबर है। ये सी जो है ये एम प्लस एन के बराबर है, कट जाएगा, ये कैंसल आउट हो गया, कट गया। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एम एन, यही आया। और यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बराबर एम एन इधर जाएगा तो एम एन इधर आएगा, तो ए स्क्वायर माइनस एम एन, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई ए स्क्वायर माइनस एम एन। यही मैंने यहां पे लिखा है। तो स्टुअर्ट थ्योरम को ही आगे बढ़ाया गया है और आपके थ्योरम बन के तैयार हो गई। बच्चा कह रहा है सर सीडी को एल्टीट्यूड नहीं मान सकते हैं। भाई नहीं मान सकते, कैसे मान लोगे, ये गणित है। यहां अपनी मर्जी से कुछ नहीं मानते बेटा, ये गणित है, ये गणित है भाई। आप लोग तो कुछ भी बोल रहे हो, ये नहीं मान सकते, वो नहीं मान सकते। जो लिखा हुआ है, जो थ्योरम है, केवल वही सत्य है ना। आप अपनी मर्जी से कुछ मान सकते ना कुछ होगा। ठीक है भाई। तो अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, उसकी C1 खींची जाए ये, तो एक्स स्क्वायर बराबर डायरेक्ट आएगा ए स्क्वायर माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस, ये एल्टीट्यूड है ही नहीं तो क्यों मानोगे, सीवीएन है, सीवीएन। चलो आगे चलते हैं। मैं इस पे बेस सवाल करवाऊंगा आपको। सवाल नंबर है 25। भाई पूरे डाउट की दुकान हो यार, कैसे कैसे बालक पढ़ाई कर रहे हैं भाई, शर्म में नहीं आती इन लोगों को। करो जी, इस सवाल का क्या आंसर है आपके सामने। 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, तीनों ही एग्जाम के पूछे हुए सवाल हैं। चलो करके बताइए इस सवाल का क्या आंसर है। आपके सामने चित्र दिया है, ए बी बराबर ए सी 8 है, ए बी और ए सी बराबर है, ये भी 8 है, ये भी 8 है। बी सी 11, बी से सी तक की लेंथ 11 है। ये बी डी 7 है, अगर बी डी 7 है तो क्या हो जाएगा, डी सी 4 हो जाएगा, 7 4 11। ये बी डी 7 है तो क्या हो जाएगा, 4 11। और आपसे पूछा एडी, एडी को मैंने एक्स माना, मैंने मान लिया एडी की लंबाई एक्स और आपको एक्स का मान निकालना है। बच्चों आप इस सवाल में यहां से परपेंडिकुलर डाल के भी सॉल्व कर सकते हो। मान लिया आपकी बात आंसर आएगा, पर टाइम लग जाएगा, इतना टाइम लग जाएगा कि आपके बराबर वाला बालक 2 सवाल कर लेगा। ठीक है जी, क्या ऐसे तरीके का कोई फायदा है। आप इस सवाल को यहां से परपेंडिकुलर डाल के भी, लंब डाल के भी सॉल्व कर सकते हो, कि हम जानते हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड जो होता है वो बाइसेक्ट करता है। सॉल्व कर सकते हो, पहले परपेंडिकुलर डालो, राइट एंगल बन जाएगा, पाइथागोरस वगैरह लगाओ बढ़िया से और आंसर आ जाएगा। लेकिन इतना ज्यादा टाइम लगेगा कि आपके बराबर वाला बालक जिसको थ्योरम याद है वो 2 सवाल और कर लेगा आगे के, तो आपकी नौकरी खत्म। तो केवल सवाल सॉल्व करना नहीं सीखना, जल्दी आंसर आना चाहिए। जल्दी कब आंसर आएगा, जब डायरेक्ट थ्योरम से करोगे। क्या थ्योरम सिखाई मेरे प्यारे भाई हमने, हमको केवल थ्योरम में वैल्यू रखनी है और आंसर निकाल लेना है। ये एडी की लंबाई आपको निकालनी है, मैंने इसको एक्स माना, तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा ए स्क्वायर माइनस एम एन, बराबर साइड है 8, 8 स्क्वायर माइनस 7 गुणा 4, 7 है 4 हो जाएगा कि पूरा 11 है। तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरे दोस्तों 64 माइनस 28 36, तो एक्स स्क्वायर 36 आ गया, अंडरूट लेंगे तो एक्स का मान 6 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया 1 सेकंड में। इस ज्यादा टाइम लगेगा ही नहीं सॉल्व करने में। समझ में आई बात। प्री का सवाल है भाई, प्री का ही तो है, इतना थोड़ा ना होगा, प्री का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 2 सवाल मैं आपको और करवाऊंगा प्यारे भाई, जल्दी जल्दी देखिएगा, बहुत समय बचेगा आपका। 2000
17 के मेंस में सवाल पूछा गया है एज इट इज। ठीक है भाई, अब देखो ये मैं करके बताऊंगा, अगला आप मुझे करके बताएंगे। सेम सवाल बनाओ जी। बोला है ट्राइंगल एबीसी में ए बी बराबर ए सी। आपके पास एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, यानी कि कैसा ट्राइंगल हो गया बच्चों? आइसोसेलेस ट्राइंगल। समद्वि बाहु त्रिभुज हो गया, दो भुजाएं बराबर हैं। आगे बोला है डी बी सी पर एक बिंदु है कि बी डी 5 है और ए बी 12। ए बी की लंबाई आपको 12 दी है। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी ऐसा है, कहीं भी ले लो डी, मैंने यहां ले लिया, आप यहां ले लो, यहां कहीं भी बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। बोला बीडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, साइड बीसी पर एक पॉइंट डी है, बीडी 5 है, ए बी 12 है और एडी 8 है। हमने एडी को मिलाया तो बच्चे एडी जो C1 है ये 8 है, एडी की जो लंबाई है ये 8 है, 8। और आपसे पूछा है सीडी की लंबाई ज्ञात करें, आपसे सीडी पूछा है तो क्या नहीं हो जाएगा सवाल? ये सीडी आपसे पूछा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये भी 12 ये भी 12, लगा देंगे थ्योरम। एक C1 ही तो हो गई, सवाल में कहीं लिखा नहीं है कि ये C1 है, तो भाई एडी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? एडी C1 का स्क्वायर क्या होगा? बराबर ये 12 12 का स्क्वायर माइनस 5 गुणा, ये लेंथ है 5 और ये है सीडी, सीडी आपको निकालनी है तो -5 गुणा सीडी इधर जाएगा, 5 गुणा सीडी बराबर। अब 12 का स्क्वायर होता है 144, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब 144 में से 64 घटाने पर क्या आएगा? अगर मैं 64 इधर लाऊंगा तो 144 में से 64 घटाएंगे 80 आएगा, 80। ये तो घटा ही सकते हैं, 5 से 80 कट गया 16 बार, तो सीडी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। ये आंसर आ गया बी ऑप्शन आंसर। कर पाएंगे? बहुत सिंपल सवाल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, केवल वैल्यू रखो और आंसर निकाल लीजिए। एक सवाल, हर बच्चा कमेंट में आंसर बताएगा, मैं नहीं करवा रहा इस सवाल को, बनाओ जल्दी से। क्या उत्तर है बच्चों? बच्चा कह रहा मेंस पे तो सिंपल क्वेश्चन आया था सर। देखो मान लिया बहुत सिंपल सवाल है, लेकिन अब से ठीक 10 मिनट पहले सोचो, 10 मिनट पहले कितना सिंपल था। सिंपल केवल उस बच्चे के लिए जिसको एक थ्योरम पता है, जिसको कंसेप्ट याद है। जिसको कंसेप्ट याद नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल है ये, है कि नहीं? बनाए जल्दी, क्या उत्तर है? वेरी गुड, इस सवाल का आंसर भी सभी बच्चों का आ गया, बी ऑप्शन 16। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। ये हुई ना शेरों वाली बात, सबका आंसर आ गया। आगे चलते हैं अब लोग, सब लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ बच्चे। नेक्स्ट कंसेप्ट, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे। देखिए सुनना मेरी बात को, अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है ज्योमेट्री में, सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसपे सबसे ज्यादा सवाल पेपर में पूछे जाते हैं वो ये वाली है। ठीक है, सुनो सब लोग, लिखो अपनी कॉपी में इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हिंदी वाले भाई लिखेंगे आंतरिक कोण समद्विभाजक पिर में।
आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरमेय, आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरमेय। ठीक है, आपने मेरी बात सुन ली कि अभी तक मैंने आपको जितना भी थ्योरम कंसेप्ट फॉर्मूला बताया है सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरमेय। 9th क्लास के सिलेबस में है हर बोर्ड में, चाहे वो बिहार हो, एमपी हो, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड में हो, 9th क्लास के हर सिलेबस में है ये आज भी। ठीक है जी, चलो एक सेकंड होल्ड करो, हम सेल बदल ले रहे हैं भाई। ठीक है, जो 9th क्लास वाले बच्चे हैं उनको याद आ जाएगा तुरंत सुनते ही। क्या है मेरे प्यारे भाई, आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरमेय। देखो स्टूडेंट्स, हम आपके सामने भाई एक ट्रायंगल बनाते हैं, कैसा भी ट्रायंगल बना लो, किसी भी साइज का, किसी भी शेप का, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने आपके सामने इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना दिया, मैंने आपके लिए इस प्रकार से एक ट्रायंगल बना दिया। पता है ऐसा ट्रायंगल क्यों बनाना पड़ता है? ओके, अगर मैं ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा ना तो लगेगा, आप ये सोचोगे अरे सब कुछ सेम है, ये भी सेम हो गया। ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। इसलिए आधा टेढ़ा ट्रायंगल बनाना पड़ता है जिससे कि आप अपने दिमाग से कुछ ना सोचने लगो। बहुत मुश्किल है पढ़ाना आप लोगों को। मैं सीधा सीधा ट्रायंगल बना दूंगा तो आप अपने दिमाग से सोचने लगोगे, जो चीज आपको बराबर दिखेगी आप सोचोगे ये बराबर ही है। ठीक है भाई, चलो तो हमने आपके सामने एक ट्रायंगल बनाया है ए बी सी, और इसके एक एंगल का आंतरिक, देखो नाम में क्लियर है, आंतरिक कोण समद्विभाजक पिरमेय। हमने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया एबीसी, और मैं आप इसके किसी भी एक एंगल का आंतरिक कोण बाइसेक्टर खींचो, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर खींचो। मैंने एंगल ए का मेरे प्यारे भाई ये बाइसेक्टर खींचा है एडी, जो एंगल ए को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, थीटा में और ये थीटा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है भाई, यानी कि एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी। ठीक है भाई, तो आपके सामने त्रिभुज एबीसी है, हमने इसका ये एंगल बाइसेक्टर खींचा। एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया क्या होता है। ठीक है भाई, तो एडी है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन, कोण समद्विभाजक, जो कोण ए के दो बराबर टुकड़े कर दे, थीटा थीटा। तो एडी एंगल बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले जानेंगे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड्स होती हैं। लिखो, किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होती हैं। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, एंगल ए का, तो एंगल ए बनाने वाली भुजा कौन सी है? ए बी और ए सी। एंगल ए किन भुजाओं से बन रहा है? साइड ए बी से और साइड ए सी से। तो ए बी से ए सी का जो रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई, वो किसके बराबर होगा मेरे दोस्तों? जवाब दो। एबी से एसी का रेशियो क्या होगा? ये जो एंगल बाइसेक्टर है एडी, ये साइड बीसी के दो टुकड़े कर रहा है, साइड बीसी के दो टुकड़े, एक बीडी और एक डीसी, दो टुकड़े कर रहा है। अच्छा, बीडी किसके नजदीक है? बीडी एबी के नजदीक है। डीसी किसके नजदीक है? एसी के नजदीक है। तो रेशियो आएगा बीडी बटे डीसी के, बीडी बटे डीसी। ये एंगल बाइसेक्टर का स्टेटमेंट थ्योरम है। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लीजिए, ए बी बटे ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। समझ में आई बात? फिर से मैं बोलता हूं, अगर आप किसी भी त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर खींचते हो, आंतरिक कोण समद्विभाजक खींचते हो, तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड के, साइड बीसी के दो टुकड़े करेगा, उसी रेशियो में डिवाइड करेगा, उसी अनुपात में विभाजित करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होंगी। हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा है बच्चों। एंगल ए बनाने वाली भुजाएं हैं ए बी और ए सी। तो
तो जो रेशियो AB से AC का होगा भाई साहब, वही रेशियो BD से DC का होगा। अब AB के नजदीक है BD, तो ये BD लिखना है। AC के पास DC है तो DC लिखना है। AB बटा AC बराबर BD बाई DC। क्लियर? कोई परेशानी यहां तक? कोई समस्या? अब जैसे मैं आपसे बड़ी सिंपल सी बात पूछने लगूं भाई मेरे, जरा आप हमें यह बताइएगा कि भाई ये 16 सेंटीमीटर है, 16, और ये आपका 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप मुझे बताओ BD से DC का रेशियो क्या होगा। ये सवाल आ गया पेपर में, इतना क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है। जवाब दें, क्या होगा रेशियो बताओ। हिंदी में लिखो बेटा, ये तो इंग्लिश में ही लिखा जाएगा। सर ये कंसेप्ट 9th में था, स्किप कर दो बेटा। कंसेप्ट तो था पर सवाल तो इतने नहीं थे, सवाल भी तो करने हैं यार। 3 बार मैंने स्टेटमेंट बोल दिया लोकेश, इतना हाथ स्लो चलता है क्या? हद होती है भाई। किसी भी त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। ना लिखते हो तो कोई परेशानी नहीं है, बस ये लिख लो जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये 16 28 रेशियो का है, 4 से जाएगा, 4 चौक 16, 4 सत्ते 28, तो BD से DC का रेशियो आएगा 4 7। आंसर 4 7 आंसर। सब बच्चों को आ जाएगा 4 7। ठीक है भाई। इसका कई तरीके से प्रूफ भी कर सकते हैं, जैसे मैं आपको एक बताता हूं, 3 4 तरीके से प्रूफ करते हैं, ठीक है ना। 3 4 तरीके से एक तरीका मैं आपको बताता हूं, इसका साइन रूल से करवाता हूं। मैंने मान लिया कि माना ये कोण अल्फा है, अल्फा, तो बताओ ये कोण कितना होगा। सीधी रेखा है मतलब 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस अल्फा होगा, 180 डिग्री माइनस अल्फा। आप बोलोगे हाँ जी सर, अब मैंने आपको परसों पढ़ाया था, परसों, शायद आज आपको याद हो तो बहुत कृपा होगी आपकी भगवान के लिए, कि किसी भी त्रिभुज में साइड का जो रेशियो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। साइड का रेशियो जो होता है वो अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो में होता है। अब आप इस ट्राइंगल को देखो, ट्राइंगल ABD को, इस ट्राइंगल को देखो, इस वाले ट्राइंगल को। ये एंगल है अल्फा, अल्फा के सामने की भुजा है AB, तो AB के सामने आएगा मेरे प्यारे भाई साइन अल्फा, ठीक है। ये कौन है थीटा, थीटा के सामने है BD, थीटा के सामने क्या है बच्चों BD, तो BD के सामने आएगा साइन थीटा, तो AB से BD का रेशियो क्या आएगा, साइन अल्फा बटे साइन थीटा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छी तरीके से क्लियर हो गई। ये हमने साइन रूल लगाया है ट्राइंगल ABD में, त्रिभुज ABD में। बिल्कुल ऐसे ही हम साइन रूल लगाएंगे ट्राइंगल ADC में, इस वाले ट्राइंगल में साइन रूल लगाएंगे। भाई ये साइड क्या है AC, AC के सामने क्या एंगल है, सामने 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो AC, और साइन इसके सामने कौन है 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा। भाई ये साइड क्या है DC, DC के सामने है थीटा, तो DC बटे DC के सामने है थीटा, साइन थीटा। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर ये आया मेरे प्यारे भाई, ठीक है, कोई परेशानी बच्चों इसमें नहीं। तो हमने दोनों ही त्रिभुजों में साइन रूल लगाया। साइन रूल क्या होता है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात अपोजिट एंगल के साइन के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है बच्चे। अब सुनो, त्रिकोणमिति में हम पढ़ेंगे और आपने पढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत कि साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा साइन अल्फा होता है। त्रिकोणमिति का सिंपल सा नियम है साइन अल्फा, ठीक है ना। ये भी मैं आपको बता देता हूं कि cos 180 डिग्री माइनस अल्फा होता है माइनस cos अल्फा। इन दोनों को ध्यान रखो, बड़े जरूरी हैं। तो साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा लिख सकते हैं बच्चों, ये साइन अल्फा और ये हो जाएगा साइन थीटा, लिख सकते हैं इसकी जगह। अब आप गौर से देखो भाई, यहां पर अगर मैं प्यार से देखूंगा, प्यार से, तो ये भी साइन अल्फा बटे साइन थीटा है, ये भी साइन अल्फा बटे साइन थीटा है। भाई जब यहां पे राइट साइड सेम होगी, राइट साइड, तो लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए कि नहीं।
जब राइट साइड बराबर तो ये लेफ्ट साइड भी आपस में बराबर होनी चाहिए कि नहीं? गधा गधा सेम, तो इधर भी सेम हो गया। आप बोलोगे हाँ सर राइट साइड सेम है तो लेफ्ट साइड भी सेम होनी चाहिए, यानी कि ए बी बटा बी डी, ए बी बटा बी डी बराबर ए सी बटा डी सी होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही होना चाहिए सर, मैंने आपकी बात को मान लिया। ठीक है जी, किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है, बराबर होना चाहिए। अगर ये बराबर है बस सॉल्व। भाई एसी को ले आओ नीचे, एसी को आप नीचे ले आओ और बीडी को आप ले जाओ ऊपर, कर सकते हैं ना ऐसे? भाई होता क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई तो होता है कैंची गुणा, तो कैंची गुणा ही तो करनी है, गुणा कैसे भी कर लो। भाई चाहे 4 तिया 12 करो, चाहे 3 चौक 12 सेम ही आएगा। एसी को हम नीचे ले आते हैं, ए बी बटे ए सी, और बीडी को हम ऊपर पहुंचा देते हैं, बराबर बीडी बाई डी सी। यही तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम मैंने आपको लिखवाया है, यही तो लिखवाया मैंने आपको। ठीक है ना, बताओ यही तो लिखा हुआ है। ये इस थ्योरम का प्रूफ है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इसकी कोई जरूरत थी। आप अगर इसको ना भी जानते तो आपकी नौकरी पे, आपकी तनख्वाह पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप काफी देर से प्रूफ प्रूफ चिल्ला रहे थे तो मैंने बता दे, इससे आपकी आत्मा को तसल्ली लग गई होगी। इसको समझाने में मुझे पूरे 10 मिनट लगा, तो आपके जीवन के 10 मिनट खराब हो गए, खराब कर लिया आपने अपने जीवन के 10 मिनट खुद के ही हाथों। क्यों? क्योंकि अगर आप इसके प्रूफ को बिल्कुल ना पढ़ो, बिल्कुल भी ना पढ़ो, तो भी आप सवाल करके आओगे और आपका कुछ भी नहीं जाने वाला, अगर बिल्कुल भी ना पढ़ो। मतलब केवल इस बात से कि क्या आपको यह स्टेटमेंट याद है कि नहीं, क्योंकि इसके प्रूफ पे कोई सवाल बनता ही नहीं है। जब इसके प्रूफ पे सवाल ही नहीं बनता तो पढ़ने का फायदा क्या? तो आपने अपने हाथों जीवन के 10 मिनट खराब कर लिए, अपने कीमती 10 मिनट जवानी की। अब आप हंस लीजिए थोड़ा सा। ओके, यू हैव सक्सेसफुली वेस्टेड योर 10 मिनट्स इन योर लाइफ। ठीक है, आपको आगे भी जीवन के कीमती मिनट खराब करने तो मुझे बताते रहिएगा, मैं आपके खराब करता जाऊंगा। सवाल करेंगे जी, बस आपके कलेजे को ठंडक पड़नी चाहिए, कलेजे को ठंडक पड़नी चाहिए। आपके कलेजा उबाल मारता रहता है, वरना अशांति आ जाती है मन में। प्रूफ नहीं आएगा तो चाहे जिंदगी बर्बाद हो जाए, पर मन में अशांति नहीं होनी चाहिए। प्रूफ की अशांति स्वीकार नहीं है इन्हें, चाहे नौकरी न लगने के बाद बेरोजगारी की अशांति झेलते रहेंगे। ठीक है, चलो दोस्तों करो सवाल नंबर 28। अब हम इस पे भी सवाल करेंगे, फटाफट करो, जल्दी जल्दी सवाल, फटाफट। नाइन्थ क्लास में भी था ये, लेकिन सवाल आपको दोबारा से करवाने पड़ेंगे ना, थ्योरम तो याद रहती, सवाल भूल जाते हैं। ट्रायंगल एबीसी में जल्दी जल्दी करेंगे सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरुआत करेंगे और मेंस लेवल तक जाएंगे। अभी प्री लेवल के सवाल हैं। देखो जो थ्योरम ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर मैं ज्यादा सवाल करवाता हूं, जो कम इंपॉर्टेंट होते हैं उस पर कम सवाल करवाता हूं, एक एक दो दो। इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है तो देखो इस पर मैं 15-16 सवाल करवाऊंगा, 15-16 क्वेश्चन करवाऊंगा। ट्राइंगल एबीसी में एडी एंगल ए का बाइसेक्टर है, यहां पे गलत लिखा हुआ बच्चों, ये बीसी आएगा, जो बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है। ठीक है भाई, बहुत प्यारा सवाल है प्यारे बच्चे, कि आपके पास एक ट्राइंगल एबीसी है, एंगल ए का बाइसेक्टर है जो बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है। बोला है बीडी 3.6 है और बीसी 8 है, बी से सी तक 8 है, बी से सी तक, तो ये कितना बचा बच्चों? अगर ये पूरा 8 है, 3.6 है, तो कितना बचा? 8 में से 3.6 माइनस कर देंगे 4.4, ये 4.4 हो गया। आपसे पूछा है ए बी से ए सी का, ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर है, समद्विभाजक करो। क्या आप नहीं कर सकते? अभी तो समझाया कि भाई अगर किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होगी। जो रेशियो बीडी से डीसी का है वही ए बी से एसी का होगा। अब इनका रेशियो क्या है, किससे जा रहा है? 4 से, 4 नाम 36 से 4 से 11 बार 9 रेशियो 11 है।
भाई बीडी से डीसी का रेशियो 9:11 है, तो एबी से एसी का रेशियो भी 9:11 होगा। ये आंसर आ गया, डी ऑप्शन। डायरेक्ट थ्योरम पर बेस सवाल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बनाए बच्चों। ओके बच्चों, यही वो सवाल है जो पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, सबसे ज्यादा। ठीक है भाई, करेंगे। ट्राइंगल एबीसी में एंगल बी का जो बाइसेक्टर है वो साइड एसी को पॉइंट डी पर मिलता है। एबी 16 है, बीसी 9.6 है। तो इस प्रकार से आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक ट्राइंगल है, हम बना लेते हैं ट्राइंगल। ठीक है, आपने एंगल बी का बाइसेक्टर खींचना है ना, आपको एंगल बी का, जैसे आपको एंगल बी का बाइसेक्टर खींचना है तो मैं बी को ऊपर बना लेता हूं। मुझे ए का खींचना होता तो मैं ए को ऊपर बनाता। अब ए बी 16 बोला है और बीसी बोला है 9.6 सेंटीमीटर। अब एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर एंगल बी का जो साइड एसी को मिलता है पॉइंट डी पर। एसी की लंबाई है 22.4। एसी जो है यहां से यहां तक बच्चों, एसी 22.4 सेंटीमीटर है एसी। ठीक है बच्चों, सवाल में पूछा क्या है, एडी। सवाल में आपसे एडी पूछा है, करो एडी। अब ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में बांटेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगे। एंगल बनाने वाली साइड है 16 है, ये 9.6 है। रेशियो क्या है इनका, 16 और 9.6। किससे जा रहा है ये जा रहा है मेरे दोस्तों 32 से जा रहा है, 3.2 से। 3.2 से 5 बार जाएगा, 3.2 से 3 बार जाएगा। ऐसा मत करा करो कि पहले 2 से काटा फिर 4 से काटा, ये इतना टाइम नहीं होता इंसान के पास। ये 5:3 का रेशियो है, तो रेशियो भी 5:3 का होगा एडी से डीसी का। समझ में आया? आपसे पूछा क्या है बच्चे, है भाई 16 और 9.6 का रेशियो 5:3 है, भी 5:3 का होगा। आपसे पूछा एडी की लंबाई। देखो थोड़ा सा रेशियो की नॉलेज होना चाहिए। आपको एडी निकालना, एडी कितना है, 5 यूनिट है। एडी 5 यूनिट, एडी की लंबाई है 5 यूनिट आउट ऑफ टोटल। नीचे हमेशा टोटल लिखते हैं, देखो नीचे लिखते हैं टोटल। टोटल कितना है, ये 5 + 3 8, टोटल है 8। निकालना क्या है, एडी। जो निकालना उसे ऊपर लिखते हैं 5। 5/8 होगा टोटल लंबाई। टोटल लंबाई कितनी है, ए से सी तक की 22.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये बात पता है। 8 से जाएगा तो 8 दूनी 16 और 8 मट्टू 64। 5 की 2.8 में गुणा 14 सेंटीमीटर। यह सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है, देखो अभी तो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं इसलिए आपको डायग्राम वगैरह बनाना पड़ रहा है, लेकिन जब आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी ना, आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे, तो आपको डायग्राम वायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत सिंपल है, वो दिमाग में आप बनाने लगोगे। ये सब चीज आप कैसे करने लगोगे, दिमाग में ही करने लगोगे। कि एक ट्राइंगल एबीसी है, दिमाग में बनाओगे कि बी का बाइसेक्टर खींच रहे, बी का बाइसेक्टर मिलेगा एसी को, बी का बाइसेक्टर एसी को मिलेगा तो 2 टुकड़े होंगे एडी और डीसी। एंगल बी का बाइसेक्टर खींचेंगे तो भुजा एसी पे जाके मिलेगा पॉइंट डी पर, एडी डीसी। अब एडी होगा एबी के नजदीक, ये होगा बीसी के नजदीक। इनका लेना है रेशियो। जब इनका रेशियो लूंगा ऐसे भी कर सकता हूं, 16 × 6 = 96, एक और 0.6, एक और 0.6 का रेशियो आया, ये 10/6, 10/6 का मतलब 5:3। तो एडी से डीसी का रेशियो 5:3 आ गया, और आगे मैं कर लूंगा। तो बिना चित्र बनाए आप दिमाग में भी सोच सकते हो इसको। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अगला सवाल ये बनाए जल्दी से। ट्राइंगल एबीसी में, ट्राइंगल एबीसी में एंगल ए का बाइसेक्टर बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है। एबी 9.6, एसी 11.2, बीडी 4.8। आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का पेरीमीटर, यानी कि तीनों भुजाओं का योग। अच्छा सवाल, आसान सवाल है। ए का बाइसेक्टर खींचना है ना, तो मैंने ए को ऊपर बना लिया। ये ट्राइंगल एबीसी है, एबी है 9.6, एसी है 11.2। ठीक, अब एंगल ए का जो बाइसेक्टर है वो बीसी से पॉइंट डी पर मिलता है। ये एंगल ए का हमने बाइसेक्टर खींचा, साइड बीसी को पॉइंट डी पर मिलता है।
BD 4.8 है, 4.8। आपसे पूछा इस त्रिभुज का परिमाप ABC का। अगर परिमाप निकालना है तो ये लेंथ पता करनी पड़ेगी, लेंथ पता। अब बताओ ये लेंथ क्या आएगी? वो भी बताऊंगा रोशन। ये लेंथ क्या आएगी, जवाब देंगे। करो। देखो आप लिख के तो कर ही सकते हो, है वो तो आप जानते हो कि AB से AC का रेशियो AB 9.6 है ना, AC 11.2 है। ये रेशियो क्या हो गया, 4.8 बटे DC। फिर यहां से सॉल्व करो, आप ये तो कर ही सकते हो भाई, ये तो बचपन से करते ही आ रहे हो, ये तो बचपन से करते ही आ रहे हो। दिमाग में कम से कम लिख के ज्यादा करने की कोशिश करो। देखो जो इन दोनों का रेशियो है वही इन दोनों का रेशियो होगा, बात क्लियर है। जो इनका अनुपात है वही इनका अनुपात है। यहां 9.6 का आधा हो गया, आधा 9.6 का आधा 4.8, तो यहां भी 11.2 का आधा हो जाना चाहिए 5.6। अभी 11.2 का आधा हो जाना चाहिए 5.6। हो गया दिमाग में, जस्ट दिमाग में कर लिया। ये लिखना पिखना नहीं है, ये दिमाग में सोचना है, ऐसे कैलकुलेशन करनी होती है। राहुल 16 और 9.6 का रेशियो लिया है बेटा, 5-3 होता है रेशियो। परिमाप सबको जोड़ दो, आ जाएगा परिमाप। सबको जोड़ देंगे परिमाप आ जाएगा, ठीक है ना। देखो परिमाप अगर निकालना है तो मैं केवल इकाई अंक मैच कर लूंगा, हर ऑप्शन के इकाई अंक अलग है, मैं पूरा जोड़ूंगा ही नहीं, मैं तो केवल यूनिट डिजिट जोड़ूंगा। 6 2 8, 6 14 और 8 22, यानी कि एंड में 2 आएगा, ये आंसर है, खत्म। आगे नहीं करूंगा, इतना टाइम ही नहीं हमारे पास, बिजी आदमी है, कॉन्ट्रैक्ट लेने हैं, पूरा ऐड करना है तो इतना टाइम थोड़ा ना कि सबको जोड़ते फिर पागलों की तरह। हर ऑप्शन के इकाई अंक अलग अलग, केवल इकाई अंक के जोड़ लो भाई। 6 2 8, 6 14 8 22, 2 आएगा एंड में, बात खत्म, आगे बढ़ जाएंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 31 बनाएं। अरे निम्नलिखित आकृति में एडी कौन बीएसी को समद्विभाजित करता है। जो एडी है ये कौन बीएसी को चित्र दिया हुआ है सवाल में, यहां पर चित्र दिया है, एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो थीटा थीटा है बच्चों, थीटा थीटा। बीडी की लंबाई आपसे पूछिए, बीडी आपसे पूछा है x-2। अगर एंगल बाइसेक्टर है तो जो रेशियो इससे इसका होगा वही रेशियो इससे इसका होगा। अब ये 6 है, ये 2x-3 है, तो भाई मुझे अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो x का मान निकालना होगा। जो 6 से 2x-3 का रेशियो है वो बराबर आएगा मेरे प्यारे भी, बराबर x-2 से x का रेशियो बराबर x-2 बटा x। समझ में आई आपको हमारी बात? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आई है, ठीक है भाई। अच्छा अब मुझे यहां से x का मान निकालना है। अगर मैं यहां से सॉल्व करने लगा ना, सॉल्व करने लगा तो मेरे प्यार में मेरे की बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टाइम लगेगा। अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालूंगा इसका मान तो लगेगा टाइम, बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। पूछा है बीडी, बीडी का मतलब है x-2, x-2, समझ में आया। अब आंसर इंटीजर है तो x की वैल्यू भी इंटीजर होगी। तो भाई मैं इस सवाल को अंदाजे से सॉल्व करूंगा कि यहां पे देखो कितने छोटे छोटे आंसर है, x की वैल्यू भी बहुत छोटी छोटी सी होगी। तो मैं यहां पे हिट एंड ट्रायल से रख रख के चेक करूंगा कि क्या सेटिस्फाई कर रहा है x को। ये जो ऑप्शन में दे रखी है ना वैल्यू, बीडी की वैल्यू, ये x-2 के मान दिए हुए हैं, यानी कि x का जो मान आएगा वो इनसे बड़ा होगा, 4 5 6 9 6 से बड़ा। अगर मैं ये ऑप्शन ठीक मानता हूं तो x का मान 6 आएगा। अगर मैं पहला ऑप्शन ठीक मानता हूं कि बीडी की लंबाई 4 है, बीडी क्या है x-2, अगर बीडी की लंबाई मैंने 4, अरे भाई सवाल में x नहीं पूछा है, सवाल में x नहीं 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 पूछा है, सवाल में पूछा है बीडी। बीडी कितना है x-2, इनमें से एक आंसर है x-2। अगर मैं पहला ठीक मानता हूं 4 तो x की वैल्यू आएगी 6। क्या 6 संतुष्ट करता है? यहां पर 6 रखूंगा, 6
6 दूनी 12 माइनस 3 9, 6 रखूंगा 6 माइनस 2 4, और ये 6, 6/9 और 4/6 क्या बराबर है? हाँ जी बराबर है। दोनों ही 2/3 है। 3 से काटेंगे 2/3, 2 से काटेंगे 2/3, दोनों बराबर है। यानी कि x बराबर 6 रखने पर सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि मेरे प्यारे भी x का मान 6 है, ये आपके BD की लंबाई 4 है, तो इसका आंसर 4 है। ठीक है भाई। सर एंगल बाइसेक्टर की लंबाई कैसे निकालेंगे? अरे यार बहुत सही याद दिलाया भाई, एक कंसेप्ट हम छोड़े दे रहे थे, एक कंसेप्ट तो हम छोड़े दे रहे थे। ए सॉरी सॉरी, चलो ये तो हमने आपको बताया इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। सर कैसे पता चला 2 से कटेगा? सीताराम जी का डाउट है सर कैसे पता चला 2 से कटेगा? ये 4/6 कैसे पता चला 2 से कटेगा? ये सीताराम जी का डाउट है सर कैसे पता चला 4 और 6 2 से कटेगा? जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम बोलेंगे अपने मन से आवाज आएगी। ठीक है भाई, जय सिया राम। चलो तो ये पता चला मेरे प्यारे भाई यहां से इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। x का मान 6 है अमित, BD का मान 4 है। BD क्या है? x माइनस 2, 6 माइनस 2 4। x का मान 6 आया है, BD का मान 4 है। ओके चलो दोस्तों, अब सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर। तुम क्या जानो मेरे मन की पीड़ा, कैसे कैसे बालकों को पढ़ाता हूं। ये सबको लगता है कहीं नहीं हुआ तो यहां तो हो ही जाएगा, कहीं से गणित नहीं सीखे, कहीं से सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं से फुल स्कोर नहीं आया तो गगन सर के बैच से तो हो ही जाएगा। हर बालक के मन में ये है। अब इस एटीट्यूड के साथ हर बालक एडमिशन लेता है, और उसमें कुछ महान भी होते हैं, जैसे सीताराम जी हैं। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक की लंबाई। लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक की लंबाई। सब लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक की लंबाई, कोण समद्विभाजक की लंबाई। ठीक है भाई। चलो दोस्त प्यारे भाई, मैं आपके सामने अगर एक ट्राइंगल बनाता हूं, ट्राइंगल इस तरीके से ABC, वैसे एंगल बाइसेक्टर की लंबाई आप स्टुअर्ट थ्योरम से भी निकाल सकते हो, आप स्टुअर्ट थ्योरम से निकाल सकते हो। वर्टेक्स A के सामने की साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स B के सामने की साइड स्मॉल बी, और ये हमने एंगल बाइसेक्टर खींचा मेरे प्यारे भाई। यहां पर ये मस्त एंगल बाइसेक्टर हम लोग खींचेंगे, ये वाला, ये एंगल बाइसेक्टर CD। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर ये थीटा, ये थीटा, और ये एंगल बाइसेक्टर साइड के 2 टुकड़े कर रहा है, ये M है और ये N है। ठीक है भाई, ये BD M है और ये DA N है। तो CD एंगल बाइसेक्टर है, कोण समद्विभाजक। ऑफ एंगल A, और CD की लंबाई को हमने क्या मान लिया? X मान लिया, कि माना CD जो है वो X है। CD को मैंने क्या मान लिया? X मान लिया। ठीक है भाई, ये X है। तो देखो यहां आप स्टुअर्ट थ्योरम से लगा सकते हो, स्टुअर्ट थ्योरम। अब स्टुअर्ट थ्योरम, लेकिन इसको और आसान किया जा सकता है और कैलकुलेशन कम की जा सकती है। यहां से 2 रिजल्ट बनते हैं। पहला रिजल्ट तो मैंने आपको पढ़ा दिया, अगर आप किसी भी ट्राइंगल में एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली भुजाएं होंगी। एंगल बनाने वाली साइड A है, ये B है, तो A से B का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? बराबर M/N। ये तो आंतरिक कोण समद्विभाजक पर में। लेकिन अगर x का मान निकालना है, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की इसकी लंबाई निकालनी है, तो स्टुअर्ट थ्योरम लगाओगे, लेंथी पड़ेगा। स्टुअर्ट थ्योरम में जब आप इस थ्योरम को इस्तेमाल कर दोगे ना, स्टुअर्ट थ्योरम में इस थ्योरम को इस्तेमाल कर देना,
आगे जब सॉल्व करोगे तो प्रूफ हो जाएगा, जरूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर बराबर ए बी, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर इन दोनों की गुणा ए बी माइनस एम एन, एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। सब लोग अपनी कॉपी में उतार लो। एंगल बाइसेक्टर सीडी तो है, सीडी है भाई, सीडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, सॉरी सीडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी, ठीक है। तो अगर आपको एंगल बाइसेक्टर की लंबाई निकालनी है तो ये कंसेप्ट लगेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि उस एंगल बनाने वाली भुजाएं कितनी है ए बी, और आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड के कितने टुकड़े कर रहा है, एम और एन उनकी लंबाई। तो एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन, ये कहीं से नहीं, ये स्टुअर्ट थ्योरम से ही निकल के आया है, ये स्टुअर्ट थ्योरम से ही निकल के आया है। देखो कंफ्यूज मत हो जाना बच्चों, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं दोबारा से बता रहा हूं। स्टुअर्ट थ्योरम लगता है किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो कैसा भी। देखो एक होता है ट्राइंगल, फिर ट्राइंगल में भी होते हैं स्पेशल ट्राइंगल। जैसे एक होता है घर, अब घर भी स्पेशल होते हैं, अंबानी का घर है, मेरे जैसे गरीब आदमी का घर है, किसी की झोपड़ी भी है। तो ये किसी भी घर के लिए, किसी भी ट्राइंगल के लिए थ्योरम है। लेकिन जो स्पेशल होते हैं, अंबानी जी का घर है, मेरा छोटा सा घर है, उनके लिए अलग और स्पेशल रिजल्ट याद करने लग पड़ते हैं। तो ट्राइंगलों में भी स्पेशल ट्राइंगल होते हैं। ऐसे ही यहां पे मेरे दोस्तों आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए एक स्पेशल रिजल्ट बन गया है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की C1 क्या होगी, एक्स स्क्वायर बराबर, ये दोनों साइड सेम है, ए स्क्वायर माइनस एम एन। लेकिन कोई भी ट्राइंगल हो, एनी ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज में अगर हमें एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो स्पेशल C1 हो गई, इसकी लंबाई होगी एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। एक्स स्क्वायर बराबर ए बी माइनस एम एन। हाँ बिल्कुल आइसोसेलेस केस की तरह ही है, बट कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है बच्चों। आप बोलोगे सर कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, चिंता ना करो, सवाल बनाएंगे स्टूडेंट सब। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने यहां पर 32, जवाब दीजिए इसका क्या आंसर है, सब बच्चे करके बताएं हमें, करो। पंद्रह, देखो बच्चों का आंसर आ भी गया। सवाल में दिया है ट्राइंगल एबीसी में एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है। ये ट्राइंगल एबीसी, देखो जिस एंगल का बाइसेक्टर खींचते हैं ना उसे ऊपर बना लेते हैं, सुविधा रहती है। ट्राइंगल एबीसी में एडी एंगल बीएसी का बाइसेक्टर है, एसी 21 है, बीसी 12 है, और एडी एंगल बाइसेक्टर है, तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर एडी। बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। पूछा एबी की लंबाई बताओ। देखो बीडी और डीसी का योग कितना है 12, ये पूरी भुजा कितनी दी है 12,
बीडी और डीसी का योग 12 होना चाहिए और बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम होनी चाहिए। बताओ ऐसी दो संख्याएं सोच के बताओ जिनको जोड़ के 12 आता हो और उनको घटा के 2 आए। पर इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा? 12, पूरी साइड बीसी 12 है और बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है। बुद्धि से सोच के बताओ ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ के 12 आए और उनका अंतर 2 हो। 5 और 7 कोई भी सोच सकता है। 5 7 12 और 5 7 से 2 कम है, तो ये 5 होगा भाई, ये 7 होगा। नॉर्मल कॉमन सेंस है गणित का। 5 7। अब जो रेशियो इन दोनों का है वही रेशियो इन दोनों का भी होगा। ये 5 7 का रेशियो, तो ये भी 5 7 का रेशियो। अब 7 की 21 वैल्यू दे रखी है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 15। तो 15 आ जाएगा, ये इसका आंसर है, बी ऑप्शन, 15 सेंटीमीटर। समझ में आई? 5 हो गए 7। बीडी कम है डीसी से, ये 5 ये 7, 7 के लिए 21 है तो 5 की 15। आंसर आ गया। आगे चलें। अगला सवाल नंबर 33। ये क्वेश्चन आया है आपका 2001। अभी प्री के सवाल चल रहे, मेंस का क्वेश्चन नहीं हुआ है अभी एक भी। सी जल के प्री में बनाए। एबीसी बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी समकोण है। तो एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी समकोण है। एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि एडी 12 सीडी 16। बीडी एंगल एबीसी को बाइसेक्ट करता है, तो ट्राइंगल एबीसी का परिमाप ज्ञात करें। बहुत अच्छा सवाल। ट्राइंगल एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें बी राइट एंगल है। ये वाला जो एंगल है बच्चों 90 डिग्री का है। अब साइड एसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है, साइड एसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि एडी की लंबाई 12, सीडी की 16। एडी की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और सीडी की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। बीडी एंगल एबीसी को समद्विभाजित करता है। बी से डी को मिलाएंगे तो जो लाइन है बीडी, सवाल कह रहा है ऐसा, बीडी एंगल एबीसी को बाइसेक्ट कर रहा है। ये एंगल एबीसी है, बीडी इसको बाइसेक्ट कर रहा है, 2 बराबर टुकड़े कर रहा है। आपसे पूछा है ट्राइंगल एबीसी का परिमाप ज्ञात करें। परिमाप निकाल लेंगे। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। करो। देखे भाई, ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करेगा जिस रेशियो में एंगल बनाने वाली साइड होंगी। अगर ये 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर है, रेशियो क्या है? 4 से काटेंगे 3 और ये 4, 3 रेशियो 4, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 4। तो एंगल बनाने वाली साइड का रेशियो भी ए बी से बीसी का 3 4 होगा। ये ए बी से बीसी का रेशियो 3 4 होगा कि नहीं होगा भाई? अगर ये एंगल बाइसेक्टर ये 12 सेंटीमीटर 16 सेंटीमीटर, रेशियो 3 4 है, 4 3 12, 4 चौक 16, 3 4। तो एंगल बनाने वाली साइड ए बी से बीसी का रेशियो भी 3 4 होगा। अगर ये 3 यूनिट है तो 4 यूनिट है। मैं हमेशा रेशियो को ना सर्कल में बंद कर देता हूं। अगर मैंने ऊपर ऐसे सर्कल लगाया तो इसका मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, रेशियो है, रेशियो। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर ये 3 यूनिट है 4, तो आप बताओ हाइपोटीनस क्या आ जाएगा? एसी हाइपोटीनस 5 हो जाएगा। 3 4 5 ट्रिपलेट है, 3 4 5 यूनिट। आपसे पूछा है परिमाप, त्रिभुज का परिमाप। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। अब तीनों भुजाओं का योग कितना है? 3 4 7 और ये 5 12 यूनिट। ये रेशियो में आया, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आया। परिमाप आया 3 4 7 5 12। मैं अलग अलग भुजाएं नहीं निकालूंगा, मैं तो पेरीमीटर निकालूंगा। बिल्कुल अंजनी जी 12। अब ये जो हाइपोटीनस है ये है कितना? पूरा एसी। ये 12 है, ये 16 है, 12 प्लस 16 28। तो हाइपोटीनस है 5 यूनिट, वैल्यू है 28 सेंटीमीटर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। बताओ कितने गुना है? ये 5 से 28 कितने गुना है भाई? 28 सेंटीमीटर को 5 से भाग देंगे तो 5 बच्चे 25, 3 बचेगा, फिर 5 6 30, 5.6 गुना। 28 को 5 से भाग देने पर आता है 5.6 टाइम्स है। आप बोलोगे हाँ जी सर 5.6 गुना। तो परिमाप है 12 यूनिट।
12 यूनिट की वैल्यू भी 5.6 गुना आएगी, 5.6 गुना। तो 12 पंजे 60, 12 की 0.6 में गुणा करेंगे 7.2, 60 में 7.2 जोड़ेंगे तो परिमाप आ गया 67.2 सेंटीमीटर। डी ऑप्शन आंसर हो गया डायरेक्ट। वो कभी मत करो कि पहले ये भुजा निकाल रहे हैं फिर ये निकाल रहे हैं फिर तीनों को जोड़ रहे हैं। जो चीज पूछी गई है कोशिश करो कि डायरेक्ट उस पर अटैक कर पाए। ये 3 यूनिट है, 4 5 आएगा, 5 के वैल्यू 28 है, 5.6 गुना पेरीमीटर है 12, 12 की वैल्यू भी 5.6, 12 में 5.6 से गुणा करेंगे 67.2 सेंटीमीटर। हाँ, 7 का मल्टीपल भी प्रमोद चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला सवाल नेक्स्ट। सवाल का सोर्स 2020 के मेंस के पेपर में सवाल आया। अब यहां से मेंस लेवल के क्वेश्चन है, करेंगे। बनाए जी, सब बच्चे जवाब देंगे। करिए। एरिया पूछे तो नीतीश एरिया निकाल देंगे। राइट एंगल का एरिया पता ही है, 1/2 परपेंडिकुलर गुणा बेस। कोई ट्राइंगल एबीसी में साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। इफ एंगल बी 68, एंगल सी 52, मेजर ऑफ एंगल बी ए डी। बहुत अच्छा सवाल है, सुनो। देखो भाई, सवाल यह है कि एक स्ट्रेट लाइन एबीसी है, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसमें साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है कि ए बी बाई ए सी बराबर बी डी बाई डी सी। इस प्रकार से मेरे प्यारे भाई हम एक ट्राइंगल बनाते हैं पहले तो। हमने आपके सामने बच्चों ट्राइंगल बनाया, ये ए बी सी। इसमें बोला एंगल बी 68 डिग्री का है और सी 52 डिग्री का है। बोला है साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस प्रकार है, साइड बीसी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी। ये बोला है। तो आपसे पूछा एंगल बीएडी का मान क्या होगा, बीएडी। आपसे इस एंगल का मान पूछा गया, ये एंगल बीएडी है, बताओ ये एंगल। भाई यहां पे उल्टी गंगा बह रही है, उल्टी थ्योरम है। अगर इस ट्राइंगल में साइड बीसी पर पॉइंट डी इस प्रकार है कि ए बी बटा ए सी बराबर बी डी बटा डी सी, तो तभी संभव है जब ये लाइन एंगल बाइसेक्टर हो। इसका मतलब एडी जो है वो एंगल बाइसेक्टर रहा होगा, कोण समद्विभाजक। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये 68 है, 52 है, तो पूरा एंगल ये कितना आएगा, पूरा एंगल क्या आएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होना चाहिए। 68 प्लस 52 हो गया 120, तो ये बचा 60 डिग्री। अब ये एंगल बाइसेक्टर है तो 60 का आधा आधा हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो 30 डिग्री सवाल का आंसर था बी ऑप्शन, 60 का आधा। 22 नहीं है भाई, पता नहीं तुम कौन से हिसाब से 22 बता रहे हो। क्या हो गया है यार आज की जनता को पता नहीं, ये करके बताएंगे जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल सीएचएसएल का है 2018 का, इसलिए सवाल लिया है क्योंकि वेरिएबल में है और आपको वेरिएबल देख के डरना नहीं है। करके बताओ जल्दी से। करो।
देखो भाई, सवाल में कुछ भी नहीं है। वैसे तो आपको चित्र बनाना नहीं है, पर आपको बिना चित्र के समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं बना के बता देता हूं। ट्राइंगल एबीसी में ये एबीसी है और एंगल ए के सामने साइड स्मॉल है, ये साइड स्मॉल बी, ये साइड स्मॉल सी। एंगल ए का बाइसेक्टर है ईडी, ये एंगल ए का बाइसेक्टर है, तो साइड बीसी को डी पर मिलता है। तो आपसे पूछा है बीडी माइनस डीसी, आपसे पूछा है बीडी माइनस डीसी। अगर ये मेरे दोस्तों सी और बी है एंगल बनाने वाली साइड, तो बीडी से डीसी का रेशियो आएगा सी माइनस बी। आपसे जो चीज पूछी गई है वो ये है बीडी माइनस डीसी। मैंने क्या बताया, जब भी रेशियो को सॉल्व करना हो तो ऊपर वो लिखेंगे जो पूछा है। बीडी से डीसी का रेशियो क्या है, सी माइनस बी, तो बीडी माइनस डीसी क्या आएगा, बीडी माइनस डीसी क्या आएगा भाई, इसमें से इसको घटाओ, सी माइनस बी, सी माइनस बी अपॉन, नीचे लिखेंगे टोटल। टोटल क्या है भाई, ये टोटल क्या है, तो टोटल है आपका बीसी सी प्लस बी, टोटल है सी प्लस बी। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टोटल लंबाई, टोटल लंबाई बीसी की क्या है, स्मॉल ए, स्मॉल ए। तो ये आ जाएगा a इंटू सी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी, सी ऑप्शन आंसर है। ठीक है जी, समय ऊपर वो लिखेंगे जो पूछा गया, नीचे क्या लिखेंगे, टोटल रेशियो, और मल्टीप्लाई करेंगे पूरी लेंथ से। समझ में आया, आसान क्वेश्चन, बहुत आसान। देखो सीएचएसएल में लेवल यही है, कोई मुश्किल तो है नहीं है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 36 जवाब देंगे। इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ट्रायंगल एबीसी जिसकी भुजाएं 6, 7, 8 सेंटीमीटर है, सबसे बड़े कोण का समद्वि भाजक अपोजिट साइड को दो खंडों में विभाजित करता है, छोटे खंड की लंबाई क्या है। इस एक सवाल में दो छोटे छोटे सवालों को मिक्स करने की कोशिश की गई है। ट्रायंगल एबीसी में 3 भुजाएं हैं, 6, 7 और 8, इस प्रकार से। अब सबसे बड़े कोण का जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। जैसे मैंने मान लिया ये ट्राइंगल है भाई, इसकी साइड है 6, 7 और 8 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ा कोण होगा कौन सा, ये बताओ, सबसे बड़ा एंगल होगा, सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा 8 है इसके सामने, ये वाला कोण सबसे बड़ा होगा। त्रिभुज में सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, सबसे छोटे कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी होती है। तो यानी कि इसका जो बाइसेक्टर है वो अपोजिट साइड के दो टुकड़े करता है मेरे प्यारे भी, एक टुकड़ा ये हो गया और एक टुकड़ा ये हो गया। और आपसे पूछा छोटे टुकड़े की लंबाई, क्या नहीं निकाल सकते, कुछ भी नहीं है अब इस सवाल में। अगर ये 6, 7 है तो रेशियो क्या होगा, 6, 7 का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई। तो जाहिर सी बात है छोटा टुकड़ा कौन सा होगा, 8 सेंटीमीटर है, छोटा टुकड़ा ये वाला होगा 6 यूनिट। आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है, 6, 7, 13, कितने का, 8 सेंटीमीटर का। तो छोटे टुकड़े की लंबाई होगी 48/13 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन। कर पाएंगे, ठीक है भाई। चलो, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे विश्राम देते हैं, ठीक है भाई। अब इसमें कुछ बाकी है, देखो मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया है, आगे के सवालों को आप खुद से करने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आपको जो आज के लेक्चर कैसा लगा, आपको समझ में आया, यस और नो एक बार मुझे कमेंट में बता दें। क्या आपको आज का लेक्चर समझ में आया है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी? कल आपकी मॉर्निंग में क्लास चलेगी भाई 9 बजे। डी भाई कितनी बार बताऊं मैं तुम्हें मॉर्निंग में, ओके। चले, आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्त, बाकी कल करेंगे हम, बाय।